नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंट का चैप्टर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम समझ लेते हैं। हमारी जो क्लास होगी वो बायलिंगुअल होगी, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के इसको समझ सकें। और इस चैप्टर को पूरा डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में समझाना है। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हम इस चैप्टर को जो लर्न कर रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख रखा है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इन चीजों को समझ पाएंगे। पहला, डिस्क्राइब द मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आप अकाउंटिंग का यानी लेखांकन का मीनिंग समझ पाएंगे, सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य समझ पाएंगे, एडवांटेजेस फायदे और लिमिटेशन नुकसान समझ पाएंगे अकाउंटिंग का। आइडेंटिफाई कर पाएंगे यानी पहचान पाएंगे इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोगों के बारे में भी जान पाएंगे जो जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में जानना पसंद करते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में आप जान पाओगे। एक्सप्लेन कर पाएंगे वेरियस टर्म्स, बहुत अलग अलग तरह के टर्म्स जो अकाउंटिंग टर्म्स से यूज होती हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम कहीं हद तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है अकाउंटिंग, सबसे पहले कह रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग को रेगुलेट करती है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ये एक बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करती है। तो इनके अनुसार इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, वो हम पढ़ने वाले हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। ठीक है, इनके अनुसार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in the part at least of a financial character and the interpreting the result thereof। तो बोल रहा है इनके अनुसार जो अकाउंटिंग है, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक आर्ट है यानी कला है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की यानी कि उसको कैटेगरी वाइज बांटने की, और समराइज करने की यानी उसको समरी के फॉर्म में व्यक्त करने की, बताने की, ताकि इस तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक सही तरीके से, अच्छी तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में, ताकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, यानी ट्रांजेक्शन्स का मतलब जो लेन देन है और जो भी घटनाएं हो पा रही है बिजनेस से रिलेटेड, वो एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो हों उनको पहचाना जा सके और उसके बेसिस पे इंटरप्रेट किया जा सके, अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताया जा सके और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सके। यानी अगर ओवरऑल मैं इसका आपको समरी बताऊं इस डेफिनेशन का, तो वो ये कहना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, ये आप कह सकते हो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग से रिलेटेड डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि अकाउंटिंग एक कला है चीजों को रिकॉर्ड करने की, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में उनको क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, ताकि वो मनी के फॉर्म में ट्रांजेक्शंस के लेन देन को पहचान के उनको कैटेगराइज करके एक समरी बना के अपने सीनियर्स को दे सकें और उनके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकें, समझा सकें अपने सीनियर्स को, ताकि वो इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बोर्ड एपीबी, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड एपीबी डिफाइंड अकाउंटिंग एज फॉलोज। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है कि ये भी अकाउंटिंग को डिफाइन करता है। ये बोलता है अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो है वो एक सर्विस यानी सेवा की एक्टिविटी है। ठीक है, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका जो फंक्शन है यानी जो कार्य है अकाउंटिंग का, वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देना है, फाइनेंशियल नेचर के जो भी हैं उनको इकोनॉमिक एंटिटीज को। इकोनॉमिक एंटिटीज कौन सी होती है? जैसे कंपनीज हो गई, फर्म हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी ऑनर हो गए, ये सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। ठीक है, दैट इज इंटेंडेड टू यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ताकि वो इसके बेसिस पे इकोनॉमिक डिसीजन अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से रिलेटेड ले सकें। मेकिंग रीजन्ड चॉइसेस अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और इसके आधार पर वो एक्शन ले सकें। कहने का मतलब है कि देखिए अभी तक दो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई, दोनों ही डेफिनेशन में आपने एक चीज देखी होगी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है, एक कला है आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है? क्लासिफाई करती है, समराइज करती है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में, और उनके बेसिस पे फिर एक इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करती है अपने सीनियर्स को या फिर जो उससे रिलेटेड बेनिफिशियल लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करती है, समझाती है, बताती है, पहुंचाती है इन्फॉर्मेशन, और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन ले पाते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। तो अकाउंटिंग एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके का आप कह सकते हो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर सर्विस है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देती है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है उसके ऑनर्स को।
ठीक है, और इससे रिलेटेड लोगों को। इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब एक सिंपल लैंग्वेज में भी ये बुक वाला भी दे रहा है आपको डेफिनेशन कि इन सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने की, ठीक है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। देखिए ये जो स्टेप बोल रहा है ना, ये आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज, ये अकाउंटिंग के स्टेप है अगर मैं आपको खुल के बताऊं तो। यानी अकाउंटिंग करते तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, कि ये लेन देन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि नहीं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज के फॉर्म में, फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, ये इस नेचर की है, वो उस नेचर की है, फिर उसको समराइज करते हैं। और समराइजिंग में अपने आप में पहले तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है ना। तो अगर सिंपल भाषा में बोले, इन अ सिंपल वर्ड, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर एक सिंपल भाषा में बोले तो अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और क्लासिफाई करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, समराइज करते हैं, ठीक है, यानी उसकी समरी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस या एरर चेकिंग वगैरह भी करते हैं, और इन सब इन्फॉर्मेशन को फिर इंटरप्रेट करके समझाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं किसको, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, किसको, यूजर्स को, जो इससे रिलेटेड यूजर्स हैं उन तक हम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं ताकि इसके बेसिस पे वो जजमेंट कर सकें और डिसीजन ले सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। जो ऑनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होती है, तो उन तक ये बात पहुंचाई जाती है। तो अकाउंटिंग एक तरीके से आप कह सकते हो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बिजनेस को समझ सकते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अभी तक 3 डेफिनेशन बताई, एक तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी, दूसरे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दी, और तीसरी एक मीनिंग समझा रखी है कि ओवरऑल इसका निचोड़ क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, ये इनकी डेफिनेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड की डेफिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन दोनों की, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और उन दोनों का निचोड़ यहाँ पर निकाल के दे रखा है। और इसको मैं अगर अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो अकाउंटिंग बेसिकली एक साइंस है, या आप कह सकते हो एक आर्ट है, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि साइंस इसलिए क्योंकि इसमें रूल्स है, और आर्ट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसको सीखना पड़ता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल वगैरह सब सीखने पड़ते हैं। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है हमको। तो एक लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये इसके स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट करना, ये सारे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। तो इन स्टेप्स के थ्रू ये अपने जो सीनियर्स हैं, या जो कह सकते हो आप इनके ऑनर्स या यूजफुल जो यूजर्स हैं उनको तक जजमेंट करने में या डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। तो इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य यानी अकाउंटिंग क्या करती है, सबसे पहले टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, पहले से जो तय किए हुए रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर, ठीक है, अकाउंट्स के बुक्स को मेंटेन करना, और इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करना कि गलतियां या फ्रॉड होने के चांसेस हो, इनको खत्म करना, ठीक है। ये अकाउंटिंग का उद्देश्य पहला। दूसरा क्या है, टू असर्टेन द प्रॉफिट टू अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल 2021 आप लेट कर लो इस साल का, से नेक्स्ट ईयर 2022 तक के लिए, ठीक है, 31 मार्च 2022, ठीक है। तो इस साल के 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्या प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, उन सबको कैलकुलेट करना, विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जो आगे जाके बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है, पता करने में मदद करता है ना। प्रॉफिट लॉस से तो पता चलता है ना बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, तो उस चीज में भी हेल्प करता है ये चीज, ये भी करना अकाउंटिंग का काम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करना, ठीक है। तीसरा है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस के मींस यानी मतलब के कारण, मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना बैलेंस शीट के द्वारा, ठीक है, विच शोज एसेट ऑन द वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाना किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू, जो कि एक तरफ क्या दिखाती है, एसेट, और दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी दिखाती है। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है, यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स लाइक ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा, जो कि लोन वगैरह देते हैं, उन सबके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना भी अकाउंटिंग का एक काम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है,
5वां है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक को भी पहुंचाना ताकि वो हेल्प कर सके, उनको हेल्प मिल सके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, या बजट बनाने में, या फिर बजट की फोरकास्टिंग करने में कि आगे तक का बजट हमारा कितना जा सकता है, किसके अंदर हमारा काम हो जाएगा, कितना पैसा और लगेगा। इन सब चीज़ों की डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। अब फायदे क्या है अकाउंटिंग के, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, जो कि यूजफुल होता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने में और इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। दूसरा, इट हेल्प ऑनर्स टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स टू नो द फैक्टर विच लीड्स टू द चेंजेस। ये ऑनर को इस चीज में भी हेल्प करती है कि एक साल का जो रिजल्ट होता है, यानी जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको दूसरे साल से कंपेयर करने में भी हेल्प करती है, ताकि वो फैक्टर्स पता चल सके जिनके कारण चेंजेस आए हैं, है ना। इसके बाद बोलता है इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है बाय मीन्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के द्वारा, जो कि ये शो करता है कि एसेट ऑन वन साइड एंड कैपिटल ऑन लायबिलिटी ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बिजनेस के, जो कि बैलेंस शीट से पता चलता है। एक साइड में एसेट होती है, दूसरे साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज होती है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, अकाउंटिंग। इट हेल्प इन कीपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस में कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल। पहले से जो प्रिंसिपल और रूल्स बनाए हैं उनके बेसिस पे ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने में भी अकाउंट्स हेल्प करता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एविडेंस। जो कि कोर्ट के द्वारा अगर केस वेस होता है आपका चलता है, तो कोर्ट में जब आप जाते हैं तो ये एक एविडेंस, एक सबूत के तौर पे आपके लिए यूजफुल रहता है, काम देता है, ठीक है। इट हेल्प ए फर्म इन द असेसमेंट ऑफ द इट्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज। ये एक फर्म को टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटीज जो होती हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट एक्सेट्रा में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट हेल्प टू बिजनेस एंटाइटल इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। जब आप प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो अकाउंट को, तो जब आप बिजनेस को बेचते हो तो उस टाइम पे भी उसकी कीमत, सही कीमत पता लगाने में और खरीदारी करने में या बेचने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है ना। तो ये सारे अकाउंट के फायदे हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, एडवांटेज है अकाउंटिंग के। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के लॉस या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए पहली कमी तो ये अकाउंटिंग में, इट हिस्टोरिकल इन नेचर। ये जो होता है वो हिस्टोरिकल होता है नेचर में। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ। ये करंट आपके जो बिजनेस के पोजीशन है उसको नहीं शो करता है, ठीक है। मोreover the figures given in financial statement ignore the effect of changes in the price level। तो ये जो प्राइस लेवल है उसमें कमी को शो नहीं करता। जैसे आप मान लीजिए कोई फर्म आपने खरीदी थी, मान लीजिए 6 लाख रुपए में, आज के डेट में उसकी वर्थ है 60 मिलियन। तब भी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आपने इन्वेस्ट की थी 6 लाख की, तो वो उस टाइम पे भी 6 लाख शो करेगा, जो कि जिस 6 लाख की कीमत आज के टाइम में 60 लाख होगी, है ना। तो ये इसकी एक कमी है कि ये हिस्टोरिकल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी पहले की जो पुरानी कीमतें होती हैं उनके बेसिस पे अकाउंटिंग को शो करता है, जो कि आज के करंट वैल्यू के हिसाब से काफी डिफरेंट साबित होती है। तो ये एक सही चीज नहीं है। इसके बाद दूसरी कमी क्या है, इट कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन। ये केवल उन इन्फॉर्मेशन को शो करता है जो एक्सप्रेस की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसे के रूप में जिन चीजों को व्यक्त किया जा सकता है उन्हीं चीजों को ये शो करता है। ये इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एलिमेंट, ठीक है, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, सच एज एफिशिएंसी, कमी को, है ना। मैनेजमेंट, मान लीजिए कोई क्वालिटेटिव एलिमेंट है, मान लो कोई मजदूर बहुत अच्छा काम करता है, उसके मुकाबले दूसरा मजदूर बहुत काम चोरी कर रहा है, लेकिन जो अच्छा मजदूर काम कर रहा है उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है, ठीक है, और जो मजदूर काम नहीं कर रहा उसको भी सैलरी उतनी मिल रही है। तो उन दोनों के लिए अकाउंटिंग के लिए वो दोनों एक सिंगल पर्सन के रूप में एज ए लेबर है, वो किसी की भी क्वालिटी के बेसिस पे उसको जज नहीं करती, वो बस पैसे के बेसिस पे वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है उसके बेसिस पे जज करती है। तो इट कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये केवल पैसे के रूप में जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है उन्हीं को व्यक्त कर सकता है। इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटी वाले एलिमेंट को इग्नोर कर देता है। जैसे मैनेजमेंट होगा, अच्छा मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी लेट्स करेगा, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा, उसको शो नहीं करता। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ अच्छा होगा तो बिजनेस को आगे लेके जाएगा, ठीक है, उस चीज को ये शो नहीं करता। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ये शो नहीं करता। ये सब चीजें बिजनेस की कमियों को ये नहीं बता पाता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इट में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है अकाउंट। जैसे आजकल पता है आपको सीए की हेल्प से लोग अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे चेंजेस करवा लेते हैं, ठीक है, तो ये मैनिपुलेट किया जा सकता है। इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, दैट इज मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर वैल्यूएबल फेवरेबल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम दैट इज एक्चुअल पोजीशन। अपनी एक्चुअल पोजीशन से कई लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छा दिखाते हैं, या कई लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत लोअर पोजीशन दिखाते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। विंडो ड्रेसिंग कर रहा है यानी शो ऑफ कर रहा है, बट एक्चुअली वैसा है नहीं, है ना। तो एक्चुअल पोजीशन से बहुत घटा के या बढ़ा के दिखाया जा सकता है, ये भी बिजनेस की एक कमी है अकाउंटिंग के अंदर, है ना। अकाउंटिंग की ये बहुत बड़ी कमी है बिजनेस के अंदर।
इट नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस, ये कह सकते हैं आप पर्सनल बेस यानी स्वयं के फायदे से हटके नहीं है। एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट्स एग्जांपल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग टू द एसेट फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक्सेट्रा। तो ये पर्सनल बेस से भी अलग नहीं है। अब कई लोग क्या है वो जजमेंट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स। एसेट्स के लिए कई लोगों का अपना अलग अलग मत है, कोई बोलता है 10 साल इस मशीनरी की लाइफ है, कोई बोलता है 5 साल लाइफ है। तो ये इस चीज को इफेक्ट करता है। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में भी ये चीज फर्क डालेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने के लिए भी ये जो लोगों की अलग अलग जजमेंट है ये अलग अलग बेसिस पे काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं लॉस है, ठीक है ना, ये भी बिजनेस का नुकसान है। एक आदमी किसी मशीनरी के लिए 10 साल का प्रोविजन बनाता है, दूसरा आदमी 5 साल का प्रोविजन बनाता है, तो उस केसेस पे बिजनेस में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये भी अकाउंटिंग की कमी है। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है अकाउंटिंग जो है, विच मे बी हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि एसेट इन द बैलेंस शीट आर शोन एट देयर कॉस्ट, एसेट्स को जो अपने बिजनेस में वो कॉस्ट प्राइस पे शो किया जाता है, और नॉट एट द मार्केट वैल्यू विच कुड बी रियलाइज्ड ऑन सेल, जो कि सेल के टाइम पे रियलाइज किया जा सकता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पे आप शो कर रहे हो और बेचते वक्त आप उसको सेल प्राइस उसका कुछ अलग है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। पहला है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट शोज द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के नेट रिजल्ट को शो करती है ऑपरेशंस के, ऑफ द फर्म ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, यानी किसी एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक साल में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है फर्म का, उससे रिलेटेड बात ये स्टेटमेंट करती है, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के फाइनेंशियल पोजीशन वाली स्टेटमेंट से बात करते हैं, जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं। इट शोज द एसेट ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। तो बैलेंस शीट जो होती है उसी को फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये एक तरफ लायबिलिटी और कैपिटल को शो करती है, दूसरी तरफ इसमें एसेट होता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट है शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्टीशन पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट टू गिव डिटेल ऑफ द वेरियस आइटम्स शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट होते हैं, इसमें हम नोट लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब फील्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस दे रखा है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इट इज द सब फील्ड ब्रांच, और सब फील्ड यानी कि उप विभाग है या फिर ब्रांच है अकाउंटिंग की वो वाली, जिसमें हम कंसर्न करते हैं विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम बात करते हैं। और किस बारे में बात करते हैं? टू असर्टेन, यानी पता लगाने के लिए प्रॉफिट या लॉस को उस अकाउंटिंग पीरियड में जो होता है, और जिसके आधार पर फाइनेंशियल पोजीशन हम पता करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जिसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाने की सोचते हैं, ठीक है। तो ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करते हैं, और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करते हैं बिजनेस की। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज द सब फील्ड और ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द असर्टेनमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फर्म। तो ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज के कॉस्ट का, गुड्स के कॉस्ट का या सर्विस के कॉस्ट का पता लगाते हैं, बिजनेस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कितने रुपए का वो सामान हमें पड़ा है, कितने में बन के वो तैयार हो जाएगा, इस बारे में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। इट इज द फील्ड और सब ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के इस तरीके से जिससे कि मैनेजमेंट अपना प्लान कर सके और कंट्रोल कर पाए अपने ऑपरेशंस को बिजनेस के लिए और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी बेसिकली ये वाली जो अकाउंटिंग है ये फोकस करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि वो अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके और ऑपरेशंस कर सके बिजनेस के, ताकि उन पर इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन उन पर पहुंचे ताकि वो प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस के ऑपरेशंस को और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये अकाउंटिंग की ब्रांच इस बारे में डील करती है। इसके बाद इंटरेस्टेड यूजर्स और पार्टी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या उनको जरूरत है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूजर्स हैं, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल साउंडनेस और प्रॉफिट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो पहले इंटरनल यूजर्स, ठीक है, कैटेगरी वाइज दे रखा है। यूजर्स में क्लासिफिकेशन करें तो इन्फॉर्मेशन द यूजर वांट, जो यूजर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन की लिस्ट यहाँ है। क्लासिफिकेशन कर रहा है यूजर का यहाँ पर, और यूजर की टाइप्स यहाँ बता रहे हैं। तो इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदर के जो यूजर हैं, जो बिजनेस के अंदर स्थापित हैं, ठीक है। इंटरनल यूजर वो है ऑनर और मैनेजमेंट।
तो ऑनर क्या चाहता है बिजनेस से? रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ऑनर ने जो पैसे लगाए होते हैं बिजनेस में उनकी रिटर्न चाहता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और फाइनेंशियल हेल्थ चाहता है बिजनेस की या कंपनी की। मैनेजमेंट क्या चाहता है? टू एवेल्यूट द परफॉर्मेंस टू टेक वेरियस डिसीजन। मैनेजमेंट ये चाहता है, जानना चाहता है कि जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे एवेल्यूट करके वो डिसीजन लेना चाहता है कि अगर परफॉर्मेंस खराब चल रही है तो किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, और अगर सही चल रही है तो किस तरीके से हम उसको और आगे अच्छा कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में आपके इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं और लेंडर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर तो चाहते हैं सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिजनेस में की है तो उसके बेसिस पे वो ग्रोथ चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट की, और फ्यूचर चाहते हैं बिजनेस का। क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उधार दिया था आपको, वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चेक करना चाहते हैं बिजनेस की कि वो पे कर सकते हैं डेब्ट को, यानी कि जो भुगतान करना है अपने ऋणों का जो उन्होंने दिया है, उस ऋण का यानी उस कर्जे का भुगतान आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये जानना चाहते हैं वो। और लेंडर्स जो होते हैं वो रीपेइंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं, जिन्होंने उधार दिया था, ठीक है, वो रीपेइंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि जो बिजनेस है वो उधार देने के लायक है, क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज हैं जैसे सरकार वगैरह, वो देखना चाहती है कि टैक्सेस वगैरह अच्छी तरीके से पे हो रहे हैं कि नहीं। फुल डिस्क्लोजर देखना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि पूरी तरीके से टैक्स वगैरह पे किए गए हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज हैं वो ये देखना चाहते हैं कि उनका पीएफ, ईएसआई, जो बोनस है, ये सारी चीजें उनको टाइम पे रेगुलरली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अदर कस्टमर में आपके कस्टमर है, रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए वो लोग हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर्स ओनली इफ द पोसेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी यूजर के लिए तभी यूजफुल है जब उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पोसेसेस का मतलब कि वो अपने अंदर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल रखेगी, ठीक है। कौन कौन सी? पहला है रिलायबिलिटी, भरोसा, ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। तो मीन्स द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड बी वेरीफाइड थ्रू सोर्सेज डॉक्यूमेंट बाय एनीवन। जो बिजनेस है वो फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए और कहीं ना कहीं वेरीफाइड, ठीक है, सोर्सेज जो है डॉक्यूमेंट के वो आपके पास होने चाहिए, तो इससे भरोसा बनता है, ठीक है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बेस एंड एरर्स, ये गलतियों से, कमियों से और पर्सनल फायदों से हटके होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, कहने का मतलब। रेलेवेंस मतलब इट टू बी रिलेवेंट, information must be available in the time and must influence the decision for users by helping them to form predict about the outcomes। यानी रिलेवेंस का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी जिस बंदे को जिस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैनेजमेंट को चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन्वेस्ट कर सके, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर लोगों को मिलनी चाहिए। टू बी रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव एंड मस्ट बी अवेलेबल इन द टाइम एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। ये टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। समय बीत जाने के बाद डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं अगर समय बीत जाए तो समय पे इन्फॉर्मेशन मिले और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो रेलेवेंस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, कैन बी अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छी तरीके से समझ में आए, उस तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉम्पेरेटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की उसको आपस में कंपेयर किया जा सकता है प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स के साथ, और बिजनेस अपने आप को सेल्फ के साथ डाटा को जो है वो चेकआउट करवा सके। द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन सच ए मैनर, इस तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए कि कंपेयर किया जा सके प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स के साथ ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ एंड अदर फर्म्स डाटा, दूसरे फर्म के डाटा के साथ कंपेयर करके देखा जा सके। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस के ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो हम गुड्स परचेज करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन का मतलब है कि बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट जो लेन देन होते हैं उनकी बात हो रही है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिफर टू द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ऑल द अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 4 साइड्स, ठीक है, सॉरी 2 साइड्स। कौन कौन से? एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, तो 2 साइड्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में फर्दर मोर प्रॉफिट कमाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी ब्राउट आउट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर, ये कैश की फॉर्म में या एसेट की फॉर्म में, ठीक है, ऑनर के द्वारा लगाया जाता है, लेके आया जाता है बिजनेस में। ड्रॉइंग क्या होती है? जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकाल के लेके जाता है या कोई भी निकाल के लेके जाता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि वही पैसा अगर बिजनेस में रहता तो कहीं ना कहीं हम आगे उस पैसे से और अधिक प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। बिजनेस में ऑपरेटिंग सरप्लस में हेल्प करता वो, ठीक है ना, यानी बिजनेस को चलाने में और अधिक मदद करता। लेकिन क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके चले गए तो उस बिजनेस में तो वो पैसा रह नहीं जाएगा, तो वो बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, बिजनेस में हेल्प नहीं कर पाएगा उस पैसे का, तो एक तरीके से वो बिजनेस के लिए लॉस होता है और कैपिटल में से ये पैसा
माइनस किया जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर से माइनस किया जाता है। द मनी और गुड्स बोथ विदड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस, तो ओनर के द्वारा जो पैसे निकाल लिए जाते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज बाय विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से मनी को निकाल के आपने एक कार खरीद ली ओनर ने, वो बिजनेस के लिए ड्रॉइंग है, ठीक है। और ये लॉस भी है, मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से माइनस होकर दिखाया जाता है, इसको लिखा जाता है। एसेट की बात करते हैं, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब एसेट देखिए कई तरीके की होती है, ठीक है, आप आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। एसेट जो बहुत ही वैल्यूएबल इकोनॉमिक सोर्सेज होती हैं, ठीक है, जिससे कि बिजनेस को चलाया जाता है, उसके ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस को चलाया जाता है, उसके ऑपरेशन किए जाते हैं, इसको ब्रॉडली कैटेगरीज में इन कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है। करंट एसेट्स, देखिए ऐसी एसेट जो यूज करके एक साल के अंदर शॉर्ट टर्म पीरियड, एक शॉर्ट टर्म पीरियड में आप एक साल मान लो, एक साल के अंदर जिनको यूज करके खत्म किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप कैश ले लो, कैश को विद इन 1 ईयर आप एग्जांपल के तौर पे डेटर्स हैं, स्टॉक है, इनको एक साल के अंदर आप चुका करके पैसे को खर्च करके खत्म कर सकते हो। तो इसमें तो वैसे डेफिनेशन वाइज ये दे रखी है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ। ट्रिक आप ये याद रखें कि जो चीजें आप एक साल के अंदर यूज करके खत्म कर सकते हो वो बिजनेस में आपके करंट एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है। वो एसेट जिनको आप यूज करके मैं ये बोल रहा हूँ यूज करके, ये नहीं कि आप उनको तोड़ फेंक के इस तरीके से खत्म कर दो, तो जो चीजों को आप यूज करके एक साल के अंदर खत्म कर सकते हो आपके लिए करंट एसेट्स का काम करेंगे। जैसे डेटर्स हो गए, इनको चुका सकते हो एक साल में, स्टॉक को बेच सकते हो आप, खत्म कर सकते हो, और कैश वगैरह को एक साल के अंदर यूज करके खत्म कर सकते हो। नॉन करंट एसेट्स में आगे इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलते हैं, यूजफुल होते हैं, नॉर्मली बिजनेस ऑपरेशन में यूज होते हैं, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स को। ये आपके एग्जांपल है इसके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये एक साल में यूज करके आप खत्म नहीं कर सकते हो। बिल्डिंग में रह के एक साल तक आप बिल्डिंग को खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी और भी चीजें हैं आप देख सकते हैं जिनको आप एक साल में यूज करके नहीं खत्म कर सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्तियां, और इनटेंजिबल होते हैं अमूर्त संपत्तियां। तो टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका एक नाम से वैसा ना मूर्त, यानी जिनका एक आकार होता है, ठीक है, फिक्स फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनका, दैट कैन बी सीन एंड टच, जिनको देखा और छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, है ना। ये आपके एक साल के अंदर यूज करके भी नहीं खत्म होते, इसलिए ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी नॉन करंट एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं। और चूंकि इनको इनके अंदर जो कैटेगरी टेंजिबल और इनटेंजिबल, इनको छुआ और देखा जा सकता है, इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ गई। अब आते हैं हम कुछ ऐसे एसेट्स पे जिनको देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फिल्ड बाय ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, और छू भी नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी चलते हैं, चाहे गुडविल की बात कर लो, पेटेंट को कर लो या ट्रेडमार्क को कह लो, लेकिन आप इनको देख और छू नहीं सकते, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स या, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत, ठीक है। नॉन करंट के अंदर आ गया टेंजिबल और इंटेंजिबल आपका। टेंजिबल जिनको देखा और छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता। और करंट एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर यूज करके खत्म हो जाते हैं, नॉन करंट जो सालों साल चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेब्ट दैट कैन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। लाइबिलिटीज एक तरीके से आप समझ लो ऐसी जिम्मेदारियां होती है, ऐसे कर्ज होते हैं जिनको आपको कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में पे करना पड़ता है। तो लाइबिलिटीज में भी आपके करंट लाइबिलिटीज है, फिर से वही बोलूंगा, एक साल के अंदर जिनको आप, जिन कर्जों को, जिन डेब्ट को, जिन उधार को आप चुका सकते हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ठीक है, तो आपके ये करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। और नॉन करंट आपके लाइबिलिटीज आ गई जिनको आप एक साल के अंदर पे करके खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद ही पे कर सकते हो, विद इन 1 ईयर पे नहीं कर सकते हो। एग्जांपल के लिए बैंक का लोन, डिवेंचर्स, ठीक है, ये सब आप एक साल से ज्यादा टाइम में पे कर पाते हो, तो इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज को, जैसे एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल इसमें कैटेगरी थी, उसी तरीके से लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट है। नॉन करंट में भी आपका बैंक लोन, डिवेंचर्स, ये सारे लॉन्ग टर्म तक आप पे कर सकते हो, विद इन 1 ईयर पे नहीं कर पाते, विद इन 1 ईयर पे करोगे तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी, एक साल से ज्यादा टाइम लगता है तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है। रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट क्या होती है, प्राप्तियां बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसको। तो जो चीजें आपको बिजनेस से मिल रही हैं, ठीक है, जो पैसा आपको बिजनेस से मिल रहा है या पैसे के अलावा और भी चीजें जो बिजनेस से मिल रही है, वो आपकी प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू है। एग्जाम्पल के लिए दो तरह के रेवेन्यूज हैं, एक रेवेन्यू एज रिसिप्ट है, दो तरह की रिसिप्ट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से मिलते हैं आपको, लाइक मनी रिसिप्ट बाय द सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट।
तो ऐसे पैसे जो ऐसी मनी जो बिजनेस से रिसीव होती है, बिजनेस के प्रोडक्ट से रिसीव होती है बेचने से, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप एक तरीके से समझ लो, इनकी पहचान बता देता हूँ। छोटे अमाउंट के एक तो रिसिप्ट होती है, छोटे अमाउंट के पैसे प्राप्त होते हैं और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बिजनेस से एक हर महीने जो आपके इनकम आती है वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं मिलते, हर महीने नहीं मिलते हैं और बड़े अमाउंट के होते हैं और बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं मिलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर ऑकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन के अलावा मिलते हैं, लाइक मनी रिसिप्ट बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो पैसा मिलता है या उधार लेके जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो कि हम बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, बिजनेस के रेवेन्यूज को ऑपरेट करने के लिए, रेवेन्यूज को प्राप्त करने के लिए, अर्न करने के लिए हम खर्चे करते हैं, उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए या और अधिक पैसे कमाने के लिए खर्च किए जाते हैं, ऐसे खर्चे जो बिजनेस को अधिक चलाने के लिए या और अधिक बढ़ाने के लिए खर्च किए जाते हैं, उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, वेजेस, सैलरी, ये सब हम पे करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो इनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आपका एक्सपेंडिचर दे रखा है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो लायबिलिटीज हमारे ऊपर आती है उनको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी, एक लायबिलिटी अपने ऊपर बढ़ाना या फिर एसेट्स को खरीदने के लिए जो हम खर्चे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गुड्स और सर्विसेज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर आपको रिसिप्ट हो जाते हैं, बेनिफिट जिनका 1 साल के अंदर आपको मिल जाता है। इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन अ ईयर, इट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, 1 साल के अंदर इनका आपको रिवेन्यू, ठीक है, मिल जाता है, इनका बेनिफिट मिल जाता है आपको। जैसे आप रेंट पे रह रहे हो तो रहने का फायदा आप हर महीने ले रहे हो, इंटरेस्ट आपको मिल जाता है विद इन अ ईयर, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के बाद मिलते हैं, कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए परचेस ऑफ मशीनरी, सालों साल इसका फायदा मशीनरी का आपको मिलता रहता है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जिनका बेनिफिट आपको रिसीव्ड होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा आपको इनका प्रॉफिट मिलता रहता है, 1 साल से ज्यादा साल के लिए इनका प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट आपको विद इन 1 ईयर मिलकर खत्म हो जाता है ना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बोला देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आप खर्च तो कर देते हो, ठीक है, विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच डेराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो कुछ ऐसे खर्चे जो आप खर्चे कर तो देते हो लेकिन उनका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स तक। फॉर एग्जांपल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, तो आज मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को सिर्फ आज इसी साल या तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसका बेनिफिट मेरे को सालों साल मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे जब हम खर्चा करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर सालों तक लोग हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका प्रॉफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक के लिए मिलता रहता है ना, जो आपको, जैसे आपने मशीनरी परचेज की तो इस मशीनरी का बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए मिलता रहेगा, यूज कर सकते हो आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा आपको विद इन 1 ईयर तक ही मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं मिलता है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू जितना आपके पास आई, जितनी इनकम आई उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस, खर्चे। The excess of revenue over its related expenses during an accounting year is profit। तो जो आप पैसे कमाते हो, ठीक है, कॉस्ट लगा के, खर्चा करके, ठीक है, तो उस खर्चे के ऊपर जितना एक्स्ट्रा पैसा आप कमाते हो आपका प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है ना। तो आपने मान लो कि अपनी फर्म से 50,000 रुपये कमाए लेकिन उसके कमाने के लिए 20,000 रुपये आपको लगाने पड़े, तो 30,000 आपका प्रॉफिट होगा, 50 में से 20,000 घटा के 30,000 आपका प्रॉफिट होगा। गेन क्या होता है, ए नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो एक ऐसी चीज होती है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको मिलता रहता है, लेकिन गेन क्या होता है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है, यानी हमेशा आने वाली टाइप का नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे को हर महीने अपने सेंटर से जो इनकम मिलती है वो मेरे लिए प्रॉफिट है, ठीक है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू में से हर महीने मेरे खर्चे, बिजली का बिल हो गया, सेंटर का किराया हो गया, ये सब निकालने के बाद जो मिलता है वो मेरा प्रॉफिट है, और ये रेगुलर नेचर का, हर महीने मुझे मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मैं किसी का कंप्यूटर में विंडो डाल देता हूँ, ठीक है, या किसी का कंप्यूटर रिपेयर कर देता हूँ, या मैंने अपने घर को रेंट पे दे रखा है, ठीक है, तो ये इससे जो प्रॉफिट मेरे को आ रहा है ये मेरा गेन कहलाएगा, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, तो ये हमेशा नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमेशा विंडो डलवाने के लिए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं आते रहेंगे। तो ऐसे प्रॉफिट जो कि नॉन रिकरिंग है, फ्रॉम एन इवेंट और ट्रांजेक्शन incidental to business such as sale of fixed assets, appreciation in the value of assets, etc। तो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और आप उसको बेच देते हो,
तो उससे जो प्रॉफिट मिल जाता है वो आपका गेन कहलाता है। ठीक है, हमेशा आने वाले नेचर का नहीं होता ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है कई बार आपके एसेट्स की, तो आप तब बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो गेन कहलाता है। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम लॉस की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। अब अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पर आपको रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने पर प्रॉफिट हो रहा था, तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो एक्सपेंसेस में से रिवेन्यू माइनस करने पे आपके प्रॉफिट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो लॉस आपका एक्सपेंसेस में से रिवेन्यू, एक्सपेंसेस में से रिवेन्यू माइनस करेंगे तो लॉस, इन एक्सपेंसेस ज्यादा होगा और इनकम कम होगी तो लॉस, और अगर इनकम ज्यादा होगी तो इनकम में से आप एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो प्रॉफिट। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। तो जो एक्सेस होता है एक्सपेंसेस का रेवेन्यू के ऊपर, वो लॉस कहलाता है। गुड्स क्या होते हैं, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन, जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रोडक्ट जो है वो गुड्स कहलाएगा। द आइटम दैट आर परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, जो आइटम हम खरीदते इस पर्पस से हैं कि हमको उनको रीसेल करना है, नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं खरीदते बल्कि रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, उनको हम गुड्स बोलते हैं। परचेज क्या होता है, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड्स, जब हम अपने जिन सामान को बेचना चाहते हैं उनको दोबारा खरीदते हैं, उसमें लाइक रॉ मटेरियल कह लो आप। मान लीजिए मैं एक लकड़ी का व्यापारी हूँ, मतलब मैं फर्नीचर बेचता हूँ, बट उसके लिए मैं लकड़ियाँ खरीदता हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स हैं, क्योंकि गुड्स से मैं फिर सामान बनाऊंगा। ठीक है, यानी फर्नीचर बनाऊंगा और फिर मैं उसको रीसेल करूंगा, तो ये मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। या मान लीजिए मैं फर्नीचर डायरेक्ट खरीद लेता हूँ, उसको बेच देता हूँ, तो ये भी मेरे लिए गुड्स हैं। तो जिन चीज़ों का हम बिजनेस करते हैं, अगर हम उन्हीं चीज़ों को खरीद के फर्दर रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए गुड्स कहलाएंगे। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज परचेज फॉर रॉ मटेरियल। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी एक सामान को एक जगह से उठा के दूसरे को बेचते हैं, यानी होलसेलर से उठा के हम रिटेलर को बेच रहे हैं, या हम फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरर से उठा के रिटेलर को बेच रहे हैं, तो जो बीच में हम होलसेल कर रहे हैं, तो ट्रेड कर रहे हैं ना उन चीज़ों का, एक जगह से उठा के दूसरी जगह बेच रहे हैं। तो जब इन केस ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सर्न इट इज परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स, ट्रेडिंग कॉन्सर्न में हम फाइनल गुड्स को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने एक जगह से फर्नीचर उठाया दूसरी जगह बेच दिया, तो ये मेरे लिए क्या है, गुड्स क्या है, जो बने बनाए। ठीक है, फाइनल गुड्स हैं, वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझे। जैसे मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं फर्नीचर को डायरेक्टली एक जगह से उठा के दूसरी जगह बेच दे रहा हूँ, तो फर्नीचर जो बना बनाया फर्नीचर वही मेरे लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर बना के बेचने वाली बात हो रही है, तो मेरे लिए जो रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए गुड्स हैं, और जब मैं उनको बना के बेचूंगा तो मैं उनको क्या करूंगा, परचेज कहलाएगा। तो परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो परचेज जो हो सकता है वो कैश परचेज हो सकता है या क्रेडिट परचेज हो सकता है। कहने का मतलब है कि मतलब मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ, ठीक है, या खरीद रहा हूँ, मान लो परचेज कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस पर्पज से खरीद रहा हूँ, लाइक मैंने फर्नीचर का एग्जांपल आपको दिया कि फर्नीचर का मेरा बिजनेस है और फर्नीचर मैं बेचता हूँ, तो मैंने एक जगह से फर्नीचर खरीदा तो वो मेरे लिए परचेज है, क्योंकि मैं फर्नीचर ही बेचूंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने लकड़ियाँ खरीदी हैं और मैं उनको बना के, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा, लकड़ियों से मैं फर्नीचर बनाता हूँ, तो जो लकड़ियाँ वो मेरे लिए रॉ मटेरियल जो है वो मेरे लिए परचेज कहलाएंगी। लेकिन अगर मैं फर्नीचर ही बेचता हूँ, फर्नीचर का ही मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग वाले बिजनेस में फर्नीचर को ही बेच रहा हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए परचेज है। और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी लकड़ियों से मैं फर्नीचर बनाता हूँ, तो फिर लकड़ियाँ मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, वही मेरे लिए परचेज है। ठीक है, परचेज में भी कैश परचेज, परचेज या तो आप कैश कर सकते हो या फिर उधार कर सकते हो, क्रेडिट परचेज पे कर सकते हो। परचेज रिटर्न क्या होता है, जो गुड्स हमारे पास आए हैं, मतलब जो हमने खरीदे थे, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट निकलता है, फिर हम उनको वापस रिटर्न कर देते हैं, तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। सेल्स क्या होती है, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। जो हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, उससे हमारे पास जो कस्टमर के पास हम जो गुड्स को सेल करते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट नहीं सॉरी, अब जितना अमाउंट टोटल आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, तो टोटल रेवेन्यू हमारा सेल्स कहलाता है। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स हमने सोल्ड किया, बेचा है, उससे जो रेवेन्यू आया वो हमारा सेल्स कहलाता है। या फिर हमने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले जो हमारे पास पैसे हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है फ्रॉम सर्विसेज। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, सेल्स भी जो है वो क्रेडिट या उधार दोनों पे हो सकती है। सेल्स रिटर्न, हमने कस्टमर को सामान बेचा था, उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ, उसने उसको वापस कर दिया, ठीक है। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज सेल्स रिटर्न, जैसे माल हमारे पास वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, किसी भी रीजन से आया हो चाहे तो, ठीक है। हमने कोई सर्विस दी थी, वो सर्विस उसको अच्छी लगी तो उसने पैसे मांग लिए, वो भी हमारे सेल्स रिटर्न है, ठीक है। डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स आर द पर्सन एंड और अदर एंटिटी। डेटर कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई ऐसी एंटिटी होती है, ठीक है, होम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स, जिसको बिजनेस गुड्स सोल्ड करता है, एंड सर्विसेज ऑन द क्रेडिट एंड अमाउंट हैज नॉट येट रिसीव्ड, हमने उधार बेच दिया है और अभी तक उसने हमको पैसे नहीं दिए,
हमने मान लो किसी इंसान को या किसी फर्म को कुछ सामान बेचा, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, उधार लिया था, तो जो अमाउंट उसने नहीं रिसीव किया उसके बदले नहीं दिया, उसके बदले वो डेटर हो गया हमारा। दीज आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये हमारी एसेट्स थी बिजनेस की, ठीक है ना। जो डेटर होते हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी हमें पैसा देंगे, हम ये मान के चलते हैं, और इसीलिए ये हमारे एसेट्स का काम करते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ, जैसे आपके गहने आपको बेचने पर कभी ना कभी पैसा दे के जाएंगे, तो आपके लिए वो एसेट है, उसी तरीके से आपके जो डेटर्स हैं वो भी आपको पैसा देते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इन्होंने आपसे माल लिया है, ठीक है, या आपसे कुछ सर्विसेज ली है, तो इसके बदले आपको ये पैसे देंगे, इसलिए आपके डेटर होते हैं, ठीक है ना। तो डेटर आर द पर्सन और अदर एंटिटी हुम बिजनेस हैज टू बी सोल्ड, जिसको बिजनेस ने कुछ ना कुछ गुड्स बेचा था या सर्विसेज दी थी उधार, तो उधार देने के बदले ये पैसे हमें नहीं मिले अभी तक, तो जाहिर सी बात है ये पैसे हमको देंगे, इसलिए हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर्स अपोजिट है, इन्होंने हमको सामान दिया होता है, क्रेडिटर से हम माल लेते हैं, तो हमने या तो इनसे सर्विसेज ली होगी, गुड्स ली होगी, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो डेटर्स के, तो हम इनके लिए डेटर्स हो गए और ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गए, ठीक है। अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, हमें को भाई पैसा पे करना है, हमने उधार लिया था इनसे, तो इन एंटिटीज को, इन फर्म्स को हमें पैसा देना है, दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए कैपिटल क्रेडिटर्स हैं। दीज आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ये हमारे लिए बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, ठीक है ना। तो हमको इनको अगर पैसा देना है, हम इनको पैसा देंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज हैं बिजनेस की। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल देते हैं अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो होता है एक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस का, ठीक है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एट एनी टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। देखिए होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। जब आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होता, आप चीज़ों को उधार लेते हो, तो उधार लेने के बदले कई लोग बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्स रिसीवेबल पेबल, वो आपसे साइन करवा लेते हैं उस पर, ताकि उसमें लिखा होता है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने टाइम बाद में आपको पैसे पे कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर नहीं पे कर सकता हूं तो आप उसके खिलाफ मेरे पे एक्शन ले सकते हैं, तो इससे ट्रस्ट बनता है बिजनेस में। तो ऐसा ज्यादातर होता है, जहां पर ट्रस्ट नहीं होता तो लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू अपने बिजनेस को करते हैं, मतलब उनको बिजनेस भी करना है, उधार भी देना है, और ट्रस्ट भी नहीं है, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज का सहारा लिया जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल इन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको आपस में अदला बदली कर लिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल्स रिसीवेबल, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल होता है सेलर के लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जब वो उधार बेचता है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल का काम करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। और ठीक इसी तरीके से बिल्स पेबल का काम करेगा वो, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आप क्या करोगे, पैसा किसी से लोगे, मतलब सामान लोगे उसका, या तो फिर उससे सर्विस लोगे आपने। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल पेबल फॉर परचेजर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट परचेज, जब आपने उधार खरीदा है कुछ, तो आपको जो पैसा पे करना है, आपने बिल पे साइन किया, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आपके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा पे करना है। और जब आपने सेल किया है तब आपको पैसा मिलेगा उधार, सामने सामान दिया था ना उधार, तो आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो उसके लिए आपको बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। होते दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इसमें हमको पैसा मिल रहा होता है इसलिए बिल्स रिसीवेबल, इसमें पैसा पे करना होता है इसलिए बिल्स पेबल, ठीक है ना। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज द रिबेट, छूट दी जाती है जब हम सेलर, ठीक है, बाय द सेलर टू द बायर, सेलर के द्वारा यानी सेल्समैन के द्वारा, विक्रेता के द्वारा क्रेता को जब हम छूट देते हैं बिक्री बढ़ाने के लिए, कभी अपने माल के, अभी आपको पता है दिवाली दशहरे पे या फिर न्यू ईयर पे, वो जब भी कोई ओकेजन आता है तो दुकानों में सेल टाइप लगती है, ठीक है, उसमें होता है ना 10% 20% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ये होता है कि जब आप कभी कुछ चीज़ों को खरीदते हो, उस पर जब सेलर अपने माल को और अधिक बिकवाने के लिए उस पर छूट देता है, रिबेट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है ट्रेड डिस्काउंट के रूप में और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परस्यूड द बायर टू बाय मोर गुड्स, इसका पर्पस ये होता है कि बायर को और अधिक गुड्स खरीदने के लिए, सामान संपत्ति खरीदने के लिए उसको और अधिक लालच देना या और अधिक मोटिवेट करना। इट इज ऑफर्ड एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, जब गुड्स को बेचा जाता है तो जो प्राइस होती है एमआरपी, उससे कुछ फिक्स प्राइस पे इसको, कुछ फिक्स रेट पर परसेंटेज पे इसको देने का वादा किया जाता है। द डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है, ये डिस्काउंट जो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो, ठीक है, क्योंकि इसको इनवॉइस या कैश मेमो में से ही हटा के दे दिया जाता है। मान लीजिए 3000 का गुड्स है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 300 रुपये पहले ही माइनस करके 2700 रुपये में गुड्स को दिया जाएगा। और देखिए इसका पर्पस ये होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, यानी माल की बिक्री को बढ़ाना होता है, क्योंकि उस एरिया में जहां पर आप ट्रेड डिस्काउंट देंगे वहां पे लगभग सभी दे रहे होते हैं, तो एक तरीके का कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट भी होता है। तो आपके कस्टमर को मेंटेन रखने के लिए, अपने माल को अभी आपको लगातार बिकवाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे डिस्काउंट तो वो दे रहे हैं, तो कस्टमर उनके पास चला जाएगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट देना ही पड़ता है, ये कॉमन होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ फैक्ट्री है या मार्केट है, सभी लोग ये डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ता है अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि कैश में आदमी पे कर दे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर्स टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, यानी इसका पर्पस ये होता है कि जो ड्यूज बकाया है उसको कस्टमर कैश में तुरंत पे करके
ठीक है, अर्जेंटली हमारे जो लेन देन का मामला है वो सेटल डाउन हो जाए, सेटल करना होता है इसका पर्पस। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक, इसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता, क्योंकि इसको कैश मेमो में से या जो बिल होता है वहीं से माइनस करके दिखा दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को, जबकि इसको ट्रेड डिस्काउंट को की तरह कैश मेमो में शो नहीं किया जाता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है ना, और इसका पर्पस होता है कि ग्राहक जो ज़्यादा से ज़्यादा कैश में पे करके हमारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको सेटल डाउन कर दे, उधार लेना ही ना पड़े, उधार से एक टेंशन क्रिएट होती है। अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट रिफर्स टू द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, एक समराइज फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है, जिनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना अपने मैनेजमेंट को अपर लेवल तक, ठीक है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। इनकम क्या होती है, इनकम इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो। इनकम एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। इनकम मीन्स इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द इंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के दौरान जब किसी फर्म की इनकम बढ़ती रहती है तो उसका जो वेल्थ है, उसका जो धन संपत्ति है वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। स्टॉक क्या होता है, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑफ ए पर्टिकुलर डेट इज नॉन एज स्टॉक। एक पर्टिकुलर तिथि पर, एक खास डेट पर जब कोई चीज बिकने के लिए तैयार होती है, जितना माल बिकने के लिए तैयार होता है एक पर्टिकुलर कीमत पे एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2021 की मैं बात करूं कि इतना माल मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल है और इस प्राइस पर, प्राइस भी मैटर करती है, कई बार प्राइस चेंज हो जाने के बाद लोग गुड्स को बेचना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लॉस हो रहा होता है ना, तो उस केस में वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। स्टॉक उतना ही माल होता है जितना बिकने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर डेट में, ठीक है। तो गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर अ सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नॉन एज स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है, बिकने के लिए तैयार तो वो स्टॉक कहलाता है। द गुड्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए जो गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए एक पर्टिकुलर डेट पर, और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको स्टॉक बोला जाता है। कॉस्ट क्या होता है, किसी भी चीज के बनाने में जो खर्चा आता है, मैन्युफैक्चर करने में, एक्वायर करने में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है, एक्सपेंडिचर जो होता है खर्चा, ठीक है, तो उसको प्रोसेसिंग गुड्स को मेक इट सेलेबल, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो किसी चीज को बनाने से लेके बेचने तक में जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। वाउचर क्या है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉन एज वाउचर। तो जो इवेंट, जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो एक सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे काम करता है ये ट्रांजेक्शन के वाउचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, जब हम चीज़ों को बेचते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, बिल मिलता है। जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हमें एक बिल मिलता है ना उसकी, मतलब कि अब जिसको आप स्लिप बोलते हैं कि भाई इसका जो बिल दे दो, हिसाब किताब जिसमें लिखा होता है ये सामान कितने रुपए का हमने खरीदा, एक बिल होता है। तो जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो बिल मिलता है। इफ द बाई गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार खरीदते हैं तो इनवॉइस मिलता है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट ए रिसिप्ट, तब हमको पेमेंट करने पे एक रिसिप्ट मिलता है। तो वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इस बात का सबूत देता है एविडेंस के तौर पे कि आपने चीज को खरीदा है, ठीक है ना। तो एक सपोर्टिंग गुड्स होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर 1 खत्म हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा भरपूर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी थी, आपने देखी भी है, तो इसलिए थोड़ी थकावट की वजह से गला भी जैसे आप कह सकते हैं बैठ जाता है, और चीज़ें जो है आवाज़ जो थोड़ी लड़खड़ाने लगती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।